सो एक बार फिर से जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली पीवाईक्यूज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, दिस इज द वीडियो 3 ऑफ फटाफट रिवीजन सीरीज, राइट। तुम्हें पता होगा कि ओनली पीवाईक्यूज चैनल पर तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए स्पेशली सीएपीएफ वाले, क्योंकि अभी 2-2.5 महीने बाद उनका एग्जाम है, और ऑल्सो जो सीडीएस और एनडीए 2025 सेकेंड सीडीएस जो अटेम्प्ट करेंगे, तो उनके लिए भी आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज का टॉपिक है सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी टॉपिक देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी आए दिन एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, इवन सीआईएसएफ एंड जितने भी अदर एग्जाम्स हैं, यूपीएससी ने उसमें ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से दबा के क्वेश्चंस पूछे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। अब देखो, ये वीडियो अगर तुम्हें देखनी है और तुम चाहते हो कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर पाओ, तो ये टॉपिक मैं तुम्हारा 5 से 7 मिनट में इसको बहुत इजीली कवर करा दूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे तुम्हारे नंबर कभी डिडक्ट नहीं होने वाले, राइट। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ में अगर क्वेश्चन आया तो तुम इजीली कर लोगे। बट एट द सेम टाइम अब मैंने पीवाईक्यूज़ का ट्रेंड थोड़ा देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यूपीएससी थोड़ा सा इन डेप्थ और जा रहा है, राइट। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम वो क्वेश्चन भी ईजिली सॉल्व कर पाओ, तो इसी वीडियो में मैं क्लास 12 के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट सेक्शन दे रखा है चैप्टर 8 में, तो वो भी कवर कराऊंगा। तो इफ़ यू वांट कि तुम इन डेप्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अगर तुम चाहते हो कि बस तुम इसके सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, तो 5 से 7 मिनट में तुम्हारा इस वीडियो में काम हो जाएगा, राइट। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक मैं तुम्हें 2 रिमाइंडर देना चाहूँगा। पहला रिमाइंडर अपना प्रथम अस्त्र रिगार्डिंग, और ये क्या है, दिस इज़ योर अल्टीमेट पीवाईक्यू रिसोर्सेज। और इस प्रथम अस्त्र में तुम्हें 6 सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू बुक्स मिलने वाली हैं, और जिसमें तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए तुम्हें इसमें 15,000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे, जिसमें यूपीएससी के सारे एग्जाम्स, राइट, फ्रॉम एनडीए, सीडीएस, सीआईएसएफ, जितने भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तुम्हें सब एक ही जगह मिलने वाला है। और 170 पेपर्स वी हैव कवर्ड, राइट, इन प्रथम अस्त्र। तुम्हें जिसमें साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक एंड करंट एंड इकोनॉमिक्स, राइट, ये सारी बुक्स तुम्हें प्रथम अस्त्र में ओनली इन 1999, जिसमें डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूडेड है, तो ये तुम्हें मिलने वाला है। और इसके रिगार्डिंग तुम्हें जो भी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रथम अस्त्र, तो तुम इस नंबर पे 8860288368, राइट, 8860288368, इस पे तुम मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और लास्ट रिमाइंडर ये है, दिस इज़ द ओनली पीवाईक्यूज टेलीग्राम चैनल, और इस लेक्चर के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस मैं इस चैनल ओनली पीवाईक्यूज पर ड्रॉप करूंगा। तो तुम्हें इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद चैनल पर जाना है ओनली पीवाईक्यूज पे, और ये इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वहीं पे अपना स्कोर भी बताना है, राइट। ये चीज़ तुम्हें करनी है। और ऑल्सो अब तुम ये लेक्चर देख रहे हो, साथ में पढ़ रहे हो, तो एक चीज़ करो कि अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो, राइट। एनसीईआरटी ओपन करो, और एनसीईआरटी ओपन करने के साथ साथ ही ये लेक्चर देखना, तभी मज़ा आएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कोई काम नहीं बनेगा। और अगर नोट्स बना सको तो नोट्स भी साथ में बना लो। और एनसीईआरटी इसको करने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, जो कि इस वीडियो में भी मैंने तुम्हें दे रखे हैं, और इस वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल पर पीवाईक्यूज अपलोड करे जाएंगे, और वहाँ पे जाके तुम्हें पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राइट। जस्ट एक सेकंड, सबको इरेज कर लूँ मैं। तो देखो, यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब इस टॉपिक के लिए तुम्हें बस एक निमोनिक याद होना चाहिए, और वी कैन से इट इज़ अ ट्रिक। एक छोटा सा तुम्हें एक ट्रिक याद रखना है, और उस ट्रिक के बेस पे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, राइट। और वो ट्रिक है, तुम्हें ये सेंटेंस याद रखना है, दैट इज गड्डी एक्स यू वी इन माई रेंज, राइट। तो बस एक सिंपल सा ट्रिक है, दैट इज गड्डी एक्स यू वी इन माई रेंज। अब जब तुम इस ट्रिक को ओपन करोगे, तो तुम्हें गड्डी से यहाँ पे मिलेगा गामा, जिसको हम गामा रे बोलते हैं, एक्स से मिलेगा एक्स रे, यू से मिलेगा यूवी रे, वी से मिलेगा विजिबल रे या विजिबल लाइट, राइट। इनसे मिलेगा तुम्हें
इंफ्रारेड रे राइट, माए से मिलेगा तुम्हें माइक्रोवेव, और रेन से मिलेगा तुम्हें रेडियो वेव, राइट। तो ये तुम्हें निमोनिक याद रखना है, गड्डी XUV इन माई रेंज, बस इतना सा तुम्हें याद रखना है। अब तुम्हारा यहाँ पे काम पूरा हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है, देखो इसमें यूपीएससी तुमसे पूछेगा इसकी फ्रीक्वेंसी, राइट। दूसरी चीज़ तुमसे पूछ सकता है यूपीएससी वेवलेंथ, इसी पे लगभग क्वेश्चन बनते हैं, राइट। और तीसरा तुम्हें याद होना चाहिए इसकी फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी, राइट। अब तुम्हें ये याद क्या रखना है, देखो गड्डी XUV इन माई रेंज, जब तुम यहाँ से दिस इज लेफ्ट और ये दिस इज राइट, ये चीज़ें रखना, ठीक है। लेफ्ट पे गड्डी है और ऐसे लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे ऐसे, राइट, तो गड्डी XUV इन माई रेंज, तो दैट इज गामा एक्सरे UV रे, जस्ट एक सेकेंड, तो यहाँ पर है गामा एक्सरे UV रे, देन विजिबल लाइट, देन इंफ्रारेड, देन उसके बाद माइक्रो और लास्ट में रेडियो, राइट। तो लेफ्ट से राइट की तरफ हमें मूव करना है। तो अगर तुम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो, राइट, तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा तुम्हें ये पता होना चाहिए, और क्वेश्चन इसी से ही बनने वाला है। तो जब तुम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि फ्रीक्वेंसी इनकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो तुम्हें पता होना चाहिए जब तुम गामा एक्सरे UV रे विजिबल लाइट इंफ्रारेड मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो या फिर अप टू डाउन तुम इसको लिख सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होने वाली है डिक्रीज, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गड्डी है ना, मतलब जो अपना गामा रे है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हाईएस्ट है, और जैसे जैसे तुम यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाओगे, राइट, जैसे जैसे यहाँ से तुम इधर की तरफ मूव करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी, राइट। ये तुम्हें याद होना चाहिए अच्छे से, और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि सारा खेल इसी पे ही है, इसी पे ही सारे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब जब हम वेवलेंथ की बात करेंगे, वेवलेंथ का क्या सीन है, जब तुम लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे, गड्डी XUV इन माई रेंज मतलब गामा एक्सरे UV रे इंफ्रारेड, राइट, गामा एक्सरे UV रे इंफ्रारेड, तो जब तुम लेफ़्ट टू राइट ऐसे मूव करोगे तो तुम्हारी वेवलेंथ इसमें क्या होती है, इंक्रीज करती है, राइट। इसमें क्या करती है, इंक्रीज करती है, राइट। और फोटोन एनर्जी की अगर बात करें तो फोटोन एनर्जी अगेन लेफ़्ट टू राइट जब तुम मूव करोगे तो ये क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो बस तुम्हें इतना याद रखना है, गामा एक्सरे UV रे इंफ्रारेड विजिबल लाइट इंफ्रारेड माइक्रो और रेडियो, यहाँ पे सिर्फ वेवलेंथ इंक्रीज करती है और बाकी फ्रीक्वेंसी हो या फोटोन एनर्जी हो ये डिक्रीज करता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तुम्हारे अच्छे से तो यकीन मानो अब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, ठीक है, इस टॉपिक पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे तुम आसान से आसान क्वेश्चन और टफ से टफ क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करोगे। बस इतना सा खेल था, 5 मिनट का टॉपिक है, इससे हर बार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इवन 2-2 क्वेश्चंस एक ही एग्जाम में यूपीएससी ने पूछे हैं। अब तुम यहाँ से मार्क्स लूज़ नहीं करने वाले। एंड अब यहाँ से क्या करना है, अब हमें यहाँ से क्लास 12th में इस टॉपिक के बारे में जितना भी दे रखा है वो पढ़ेंगे। नाउ इट्स अप टू यू, तुम यहाँ पे वीडियो पॉज करके एग्जिट भी कर सकते हो या फिर हमारे साथ आगे पढ़ो। और अगर यूपीएससी ने इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा, जो कि यूपीएससी अब पूछ रहा है क्योंकि यूपीएससी का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अगर तुम चाहते हो तुम वो क्वेश्चन भी इजीली अटेम्प्ट कर पाओ तो हमारे साथ आगे पढ़ो, राइट। तो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहाँ से मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। और दिस इज़ पेज नंबर 208 और क्लास 12th की फिजिक्स की बुक्स है, राइट। तुम इसको चैप्टर ओपन कर लो। अब सबसे पहली चीज़ ये यहाँ पे मैंने कटआउट लगा रखा है, इसी को तुम यहाँ पे याद कर सकते हो। अगेन गामा एक्सरे UV रे विजिबल लाइट इंफ्रा माइक्रो रेडियो, ठीक है। तो जब तुम ऊपर से नीचे आते हो या फिर लेफ़्ट टू राइट, जैसे मैंने तुम्हें लेफ़्ट टू राइट पढ़ाया है, राइट, तुम यहाँ पे देख सकते हो लेफ़्ट टू राइट गामा यहाँ पर है और एक सेकेंड, हाँ, रेडियो वेव यहाँ पर है, तो ये लेफ़्ट टू राइट है। तो यहाँ पे क्या होगा,
तुम्हें ये सब याद होना चाहिए कि जब तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, राइट। जब वेवलेंथ की बात करोगे तो वेवलेंथ क्या करेगी, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। और जब फोटोन एनर्जी की बात करोगे तो गामा एक्सरे यू भी तो नीचे जाओगे तो फोटोन एनर्जी डिक्रीज करेगी। बस तुम्हें इतना सा याद होना चाहिए। इस पे बेस तुम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैं तुम्हें अभी कराने वाला भी हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम सॉल्व करो ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन CAPF 2024, जस्ट एक साल पुराना CAPF का पेपर है। और अगेन आई वुड से 90% चांसेस हैं UPSC अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन पूछ लेगा अगेन। तो यहाँ पे पूछा है विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन। तो लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन तुम्हें किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मिलेगा, तुम्हें 4 ऑप्शन से बताना है। वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज CDS 2020, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तुम्हें बतानी है, तो रेडियो वेव, विजिबल लाइट, इंफ्रा, अल्ट्रा। ठीक है, तो जब इस तरह के 4 ऑप्शन आ जाए ना तो तुम्हें क्या करना है, एग्जाम हॉल में अपने रफ वर्क में क्या लिखो, गामा एक्स, जस्ट एक सेकेंड, क्या लिखना है तुम्हें, गामा एक्स यू वी इन माई रेंज, बस इतना लिखो। और इसके बेस पे तुम क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस इस तरह के जो भी तुम्हारे एग्जाम में आएंगे वो तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। सो यहाँ से अब क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में क्या दे रखा है वो पढ़ेंगे अच्छे से। और जो जो एरिया इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर CAPF, NDA एंड CDS एग्जाम के लिए, वो मैं तुम्हें फ़ौरन हाथों हाथ बताऊंगा, उनको मार्क कर लेना। और जो एरिया स्किप करने वाला है वो तुम स्किप कर देना, इसमें हर फैक्ट्स एंड फिगर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, At the time, Maxwell predicted the existence of electromagnetic wave. The only familiar electromagnetic wave were the visible light. बहुत आराम से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और UPSC पूछेगा। जो मैक्सवेल है, ठीक है, काफ़ी रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, उनके टाइम पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक लोग वहाँ तक फेमिलियर थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, विजिबल लाइट, राइट। तो मतलब विजिबल लाइट के बाद जो इंफ्रा है, माइक्रो है और रेडियो है, तो ये इनकी जो डिस्कवरी है, ठीक है, वो कब हुई है, मैक्सवेल्स के बाद, ठीक है, मैक्सवेल की प्रेडिक्शन के बाद में हुई है। मैक्सवेल की प्रेडिक्शन के उनके टाइम तक कहाँ तक इनको पता था, सिर्फ विजिबल लाइट तक। तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं से बनेगा, तो इसको मार्क कर लो, राइट। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, The existence of ultraviolet and infrared waves were barely established. ठीक है, इनके बारे में नहीं पता था, इतना ही ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी। By the end of the 19th century आते आते एक्सरे, गामा रे had also been discovered. तो 19th century में एक्सरे और गामा रे क्या हुई, डिस्कवर्ड हुई, ठीक है। तुम चाहो तो ये सेंचुरी याद रख सकते हो, UPSC का कुछ भरोसा नहीं है, NCERT में लिखा हुआ है तो UPSC पूछ सकता है। सो नेक्स्ट रीड करो, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्लूड विजिबल लाइट वेव, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रोवायलेट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड वेव, राइट। तो तुम्हें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें कौन कौन सी रेडिएशन आती हैं, वो सारी रेडिएशंस के नाम तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि UPSC ने इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछ रखा है कि मुझे ये बताओ कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या मैग्नेटिक वेव नहीं है, नॉट करके UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, जो कि मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में इस वीडियो में भी दिखाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले तुम्हें इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जितने भी नाम हैं वो पता होने चाहिए, जो यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं, इंक्लूड विजिबल लाइट, राइट। नेक्स्ट है एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड वेव, राइट। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दी क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सबसे अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो
लास्ट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रखा है, क्या कह रहा है कि जो इनकी क्लासिफिकेशन हुई है वो क्लासिफिकेशन हुई है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाँ ये बात तुम्हें पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देयर इज नो शार्प, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो शार्प डिवीजन बिटवीन वन काइंड ऑफ वेव एंड द नेक्स्ट। अगर यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, और अगर वो ये स्टेटमेंट डालता है देयर इज नो शार्प डिवीजन बिटवीन वन काइंड ऑफ वेव एंड द नेक्स्ट, तो इस नो से ना तुम बहुत आराम से ब्लफ हो जाओगे, जो यहाँ पे नो लिखा हुआ है, राइट। तो याद रखना जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दे रखा है यहाँ पर, इनके में कोई शार्प डिवीजन नहीं है, राइट। The classification is based roughly on how the waves are produced and detected। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन का रखा है ना, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है कि ये किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं और किस तरह से इनको डिटेक्ट करा जाता है, राइट। तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा शार्प डिवीजन नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना, यूपीएससी पूछ लेगा तुमसे। नेक्स्ट है, अब ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे तुम्हें गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और लास्ट में रेडियो, ठीक है, ये तुम्हें यहाँ पे दे रखा है। तो ये तुम्हें सबसे पहले इसकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ है ना। और इनकी फ्रीक्वेंसी मैंने तो बताया, जब तुम फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। नेक्स्ट, वेवलेंथ को जब तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, ये भी चीज़ तुम्हें कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, तुम्हारा अच्छे से रिविजन हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज़, तुम मुझसे ये पूछते हो कि भैया एनसीईआरटीज़ को किस तरह से करना है और कितना इनडेप्थली एनसीईआरटी को कवर करें, राइट, कौन सी चीज़ स्किप कर दे, कौन सी चीज़ स्किप नहीं करें। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं तुम्हें विद एग्जांपल दिखाऊंगा, ये एग्जांपल देखो। अब ये यहाँ पे चार्ट गिवन है, राइट, ये डायग्राम जो गिवन है, क्या तुम्हें ये स्किप करना चाहिए? सिंपल सी बात है, ये देखो कि क्या यूपीएससी ने यहाँ से पीवाईक्यू पूछे हैं, और तुम देखोगे यहाँ पे एनडीए 2022 में पीवाईक्यू पूछा है, अगेन सीडीएस 2017 में पीवाईक्यू पूछा है। तो मेरे दोस्त, अगर कोई पर्टिकुलर डायग्राम से पीवाईक्यू बन पा रहा है, राइट, या फिर यूपीएससी पूछ चुकी है पीवाईक्यू, तो वो डायग्राम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, तुम इसको स्किप नहीं कर सकते। एनडीए 2022 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। अब यहाँ पे तुमसे एक्सरे का वेवलेंथ पूछ रहा है, राइट। अभी जब मैंने तुम्हें ये पढ़ाया, ये क्वेश्चन से तुम यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट कर लोगे, राइट। अगर क्रोनोलॉजी यूपीएससी ने पूछ ली तो तुम आसानी से क्या करोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या फोटोन एनर्जी से क्वेश्चन आया तुम तब भी कर लोगे। लेकिन व्हाट इफ अगर यूपीएससी एक्सरे का तुमसे वेवलेंथ पूछ ले तो तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? जब तक तुम क्लास 12 की ये इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, देन यू कांट एबल टू डू इट दिस, समझ रहे हो ना। तो तुम्हें यहाँ पे ये क्वेश्चन करना ज़रूरी है, और एट द सेम टाइम क्लास 12 का ये टॉपिक भी साथ के साथ आप पढ़ लो। अब सबसे पहले एनडीए 2022 का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो, और इसका आंसर मुझे पीवाईक्यू कमेंट बॉक्स में बताओ। और नेक्स्ट है सीडीएस 2017 का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, कंसीडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कंसीडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 200 nm, 500 nm और 1000 nm, मतलब नैनोमीटर। Which wavelength of the following can make visual sensation to the human eye? तो visual sensation human eye का मतलब कौन सी वेवलेंथ है जो human eye डिटेक्ट कर सकती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। चलो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर सी है, 500 नैनोमीटर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब हम एक एक करके जितना भी रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, एंड सो ऑन, जितना भी आएगा वो सारा एक करके पढ़ेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट एरिया है वो मैं तुम्हें मार्क करता हुआ चलूँगा, और तुम भी अपनी पीडीएफ में या फिर अपनी बुक में मार्क करोगे। सबसे पहले रेडियो वेव के बारे में, राइट, तो सबसे पहले रेडियो वेव पढ़ेंगे। यहाँ पे रेडियो वेव के बारे में क्या लिखा हुआ है, रेडियो वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर। तो रेडियो वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, जब चार्जेस मोशन में होते हैं किसी भी कंडक्टिंग वायर में, तो वहाँ पे रेडियो वेव प्रोड्यूस होने लगता है। दे आर यूज इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। सबसे पहले चीज़ तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ पे उसका यूजेज है। क्यों? क्योंकि यूजेज पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, जो कि मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, CAPF 2012 का क्वेश्चन देखो, अ टेलीविजन रिमोट यूजेस। टेलीविजन रिमोट में कौन सी वेव होती है, इंफ्रारेड वेव होती है, कॉस्मिक वेव होती है, माइक्रोवेव होती है, या इथर वेव होती है। इसका आंसर ए है, इंफ्रारेड वेव होती है। तो इस तरह का जो एप्लीकेशन है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखा है किसका, रेडियो वेव का, कि दे आर यूज्ड इन, जस्ट एक सेकेंड, दे आर यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, दे आर जनरली इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम, इसकी तुम्हें फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड इज फ्रॉम, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि काफ़ी इन डेप्थ हो जाएगा, और अगर याद कर सकते हो इसका AM जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड जो दे रखा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं याद करते तो इसके क्वेश्चन पूछने की चांस बहुत कम है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएगा। हायर फ्रीक्वेंसी अप टू, ये भी तुम लीव कर सकते हो, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सेलुलर फोन्स यूज रेडियो वेव। तो दूसरा क्या है, सेलुलर फोन्स जो होते हैं वो भी रेडियो वेव यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है, तो अपने जो सेलुलर फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, वो भी रेडियो वेव यूज़ करते हैं, और वो क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ताकि जो तुम्हारी आवाज़ है, तुम्हारी वॉइस है, वो ट्रांसफ़र हो पाए। हाउ दीज वेव आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव एंड डिस्क्राइब, ये छोड़ो। नेक्स्ट, तो इतना याद तुम्हें होना चाहिए। अगर रेडियो वेव के बारे में यहाँ पे तुमने अभी पढ़ा है, तो सबसे पहले रेडियो वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, दूसरी चीज़ ये कहाँ पे यूज़ होती है, यहाँ पे कहाँ यूज़ होती है, रेडियो में और टेलीविजन कम्युनिकेशन में। देन उसके बाद तुम इसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता होनी चाहिए, इसकी 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज तक ये इसकी तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और नेक्स्ट है, सेलुलर फोन्स में तुम्हें क्या मिलेगा, रेडियो वेव का एप्लीकेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ से हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव। सो अब यहाँ से देखो अबाउट माइक्रोवेव, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोवेव, ठीक है, शॉर्ट वेव लेंथ रेडियो वेव विथ फ्रीक्वेंसी इन द गीगा हर्ट्ज। ठीक है, तो माइक्रोवेव की वेव लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। रेंज आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल, जस्ट एक सेकेंड, क्या लिखा, आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होती है, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब से प्रोड्यूस होती है, जिसको कहा जाता है लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन या फिर गन डायोड। इन तीनों चीज़ों से माइक्रोवेव प्रोड्यूस हो जाती है। यूपीएससी तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये 3 ऑप्शन में डाल देगा और पूछेगा कि बताओ माइक्रोवेव किससे प्रोड्यूस नहीं होती, तो नॉट वाला पूछ सकता है, या फिर तुमसे ये तीनों भी पूछ सकता है। पूछ लेगा कि इससे कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, और 4 ऑप्शन में इस तरह की 4 रेडिएशन तुमसे डाल देगा और तुमसे पूछेगा कि बताओ आंसर क्या है, राइट। सो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से माइक्रोवेव से आराम से बन सकता है। नेक्स्ट, ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सूटेबल फॉर रेडार सिस्टम। ठीक है, तो रेडार सिस्टम में तुम्हें माइक्रोवेव मिलेगा, याद रखना, रेडार सिस्टम में तुम्हें रेडियो वेव नहीं मिलेगा, बहुत आसानी से ब्लफ हो जाओगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स रेडार सिस्टम में रेडियो वेव समझते हैं, बट रेडार सिस्टम में तुम्हें माइक्रोवेव मिलेगा, नॉट रेडियो वेव। पहली चीज़ याद रखना। यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में तुम्हें माइक्रोवेव मिलने वाला है। ठीक है, रेडार सिस्टम यूज इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन में क्या मिलेगा, माइक्रोवेव। नेक्स्ट है, रेडार ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस ऑफ द स्पीड गन यूज टू टाइम फास्ट बॉल, टेनिस सर्व्स एंड ऑटोमोबाइल। माइक्रोवेव ओवन्स आर एन इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक एप्लीकेशन ऑफ दीज वेव। सिंपल सी बात है, जो घर में माइक्रोवेव होता है खाना गर्म करने के लिए, तो इसके नाम में ही माइक्रो है। क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रोवेव यूज़ होती हैं, इसलिए इसका एप्लीकेशन माइक्रोवेव में देखने को मिल जाता है। इन सच अवन, अभी अवन किस तरह से काम करते हैं इसको तुम स्किप कर सकते हो, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ये देख सकते हो, दिस रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी फूड कंटेनिंग वाटर। यहाँ पे क्या होती है, जो इसकी रेजोनेंट होती है ना वाटर मॉलिक्यूल की, उसके बराबर कर देता है, दैट्स वाई खाना माइक्रोवेव में गर्म हो जाता है। तो इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोवेव में किस तरह की वेव यूज होती है, तो इसका आंसर है माइक्रोवेव। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेडार सिस्टम में जो एयरक्राफ्ट नेविगेशन के काम आता है उसमें माइक्रोवेव यूज होती है, राइट। और माइक्रोवेव जो स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स हैं, उन वैक्यूम ट्यूब्स का नाम क्या है, लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड। ये 3 तुम्हें वैक्यूम ट्यूब्स के नाम पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इंफ्रारेड वेव्स, राइट, इंफ्रारेड वेव्स। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल। अब तुम्हें पता होना चाहिए इंफ्रारेड वेव्स जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती हैं बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट है
दिस बैंड लाइज एडजेसेंट टू लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। जब विजिबल स्पेक्ट्रम देखोगे तो तुम्हें वहाँ पर इंफ्रारेड का तुम्हें लोकेशन मिले, मतलब तुम्हें उसकी अरेंजमेंट मिलेगी। हाँ, अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर समटाइम्स रेफर टू एज हीट वेव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यूपीएससी तुमसे पूछेगा, सिंपल सी बात है, कि कौन सी रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो हीट वेव के तौर पे भी मतलब उसको कहा जाता है, इट्स ऑल्सो नोन एज हीट वेव। तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए दैट infrared waves are sometimes referred to as heat wave, right? This is because क्यों? Because water molecule present in the most material readily absorb infrared waves. For example, this and after absorption के बाद क्या होता है, their thermal motion increases, that is they heat up and heat their surrounding। देखो होता क्या है बेसिकली, आसपास जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, वो क्या करता है, इंफ्रारेड वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, राइट। और आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, इनका थर्मल मोशन इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज याद रखना, राइट। यूपीएससी क्या करेगा, इस इंक्रीज को हटा के क्या लिख देगा, डिक्रीज, ठीक है। तो काफ़ी एस्पिरेंट्स इस तरह से कीवर्ड से क्या होता है, ब्लफ हो जाते हैं। तो थर्मल मोशन इंक्रीज करेगा, दैट इज दे हीट अप एंड हीट देयर सराउंडिंग। इससे क्या होगी, जो सराउंडिंग होगी वो भी गर्म हो जाएगी। जैसे फॉर अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन दे रखे हैं। इंफ्रारेड लैम्प्स आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रारेड लैम्प्स आर यूज्ड इन physical therapy. Infrared radiation also play an important role in maintaining the Earth's warm or average temperature. तो यूपीएससी अगेन तुमसे पूछेगा कि कौन सी रेडिएशन है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हेल्प करती है अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए, राइट। तो आंसर क्या होगा इसका, इंफ्रारेड वेव्स, राइट। तो इसको भी साथ के साथ मार्क करो, क्या लिखा हुआ है, infrared radiation also play an important role in maintaining the earth's warm or average temperature through the greenhouse effect। तो greenhouse effect के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी, अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी आया था इस पर्टिकुलर सेम स्टेटमेंट से, राइट। और इसका क्वेश्चन मैं तुम्हें चैनल पर ओनली PYQs पर ड्रॉप करूंगा, जाके सॉल्व करना, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पर आया, राइट। सो यहाँ पे हुआ क्या, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं वो हेल्प करती हैं अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। तुम्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट पता होगा। नेक्स्ट, इनकमिंग विजिबल लाइट। देखो इनकमिंग विजिबल लाइट होती है वो पास कर जाती हैं, राइट, और उसको अर्थ क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तुम्हें पता होगा जब रेडिएशन आती है अर्थ की साइड, तब वो उस टाइम क्या होती है, शॉर्ट होती है, राइट, जिसको शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं। और जब वो रिफ्लेक्ट करके वापस जाती है तब वो लॉन्ग हो जाती है ना। नेक्स्ट है इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस को एब्जॉर्ब करता है एंड री रेडिएट, जब री रेडिएट करता है तो वो लॉन्गर वेवलेंथ जाती है, अभी मैंने तुम्हें बताया, राइट, लॉन्गर रेडिएशन। दिस रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज। अब जब ये लॉन्ग होके जब ये रिटर्न करती है ना, जैसे ऐसे करके शॉर्ट आई जब आती है तो ये क्या होती है, शॉर्ट, राइट। अब अर्थ क्या करेगा, अर्थ सरफेस उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब होके जब वो री रेडिएट करती है, वापस जब रिफ्लेक्ट करती है तो वो बन जाती है लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। तो लॉन्ग होने पे क्या होता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसको ट्रैप कर लेता है और इस वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट होता है, राइट। और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वाटर वेपर। इस तरह के क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुका है कि ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। तो तुम्हें ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। देखो साथ के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूँ पीपीटी टेक्निक भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। पीपीटी टेक्निक क्या होती है, जस्ट एक सेकेंड। पीपीटी टेक्निक होती है प्रिडिक्टिंग पेपर टेक्निक, मतलब क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं ये भी मैं साथ के साथ लाइन बाय लाइन तुम्हें बता रहा हूँ। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से देख लो, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह बनने हैं। आगे जब क्वेश्चन बन जाएगा तो तुम मुझसे मत बोलना कि यार भैया ने तो बताया था कि क्वेश्चन बन सकता है और मैंने ही वीडियो देखते टाइम ध्यान नहीं दिया, है ना। तो इस तरह की गलती नहीं करनी। अब नेक्स्ट है infrared detector used in Earth satellite both for military purpose are used to observe growth of the crops, ठीक है। अब देखो जो इंफ्रारेड डिटेक्टर है ना, इसका यहाँ पे एप्लीकेशन दे रखा है, वो जो अर्थ सैटेलाइट में यूज़ होता है। अब ये किस लिए यूज़ होता है, एक तो मिलिट्री पर्पस से भी यूज़ होता है और दूसरे किस पर्पस से यूज़ होता है, एक तो हो गया मिलिट्री पर्पस, दूसरा होता है ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो याद रखना क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट में कौन सी रेडिएशन यूज़ होती है, तो याद रखना इंफ्रारेड डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं, राइट।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर लाइट एमिटिंग डायोड आर आल्सो एमिट इंफ्रारेड एंड आर वाइडली यूज इन रिमोट स्विचेस ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे रिमोट स्विचेस आ गए, रिमोट स्विचेस, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा टेलीफोन रिमोट में कौन सी वेव यूज होती है, तो आंसर क्या था, इंफ्रारेड वेव्स। देखो यहीं से क्वेश्चन उठा के यूपीएससी ने CAPF 2012 में क्वेश्चन बना दिया, और इसी तरह से क्या होगा, क्वेश्चन बनाएगा। और अभी मैंने तुम्हें बताया यहाँ से जो ग्रीन हाउस गैस का क्वेश्चन है और ये जो हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल है, ये क्वेश्चन बन चुका है, और ये क्वेश्चन PYQ मैं तुम्हें ओनली PYQ टेलीग्राम चैनल में ड्रॉप करूँगा, जाके वहाँ पर सॉल्व करना। अब नेक्स्ट है, ये मैंने तो बता दिया, रिमोट स्विचेस में यूज़ होता है ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज टीवी का रिमोट हो गया सेट। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डर में भी इंफ्रारेड वेव्स यूज़ होती है, और हाई-फाई सिस्टम, ठीक है, हाई-फाई सिस्टम में भी इंफ्रारेड वेव्स यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट है विजिबल लाइट, राइट। अब यहाँ से हमें पढ़ना है व्हाट इज़ विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट क्या होती है, देखो ये वो लाइट होती है, ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है जो ह्यूमन आई देख सकती है, राइट। देखो ह्यूमन आई अल्ट्रावायलेट वेव्स को देख नहीं सकती, सिंपल सी बात है, राइट। हम रेडियो वेव को भी नहीं देख सकते, इंफ्रारेड को भी नहीं देख सकते, तो वो स्पेक्ट्रम का पोर्शन जो ह्यूमन आई देख सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, उसको बोला जाता है विजिबल लाइट। इसलिए इसका नाम क्या है, विजिबल है। ठीक है, हम इसको देख सकते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट फैमिलियर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये मोस्ट फैमिलियर है, क्यों, क्योंकि हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारी ह्यूमन आई। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये भी स्पेक्ट्रम का पार्ट है, दैट इज डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई, और इसको डिटेक्ट कौन करता है, ह्यूमन आई, सिंपल सी बात है, राइट। डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। नेक्स्ट, it runs from about 10 into 10 to the power 14 hertz to about 7 into 10 to the power hertz और a wavelength range of 700 से लेके 400 नैनोमीटर। देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए, जो यहाँ पे फिगर दे रखा है ना हर्ट्स का, और यहाँ पर जो नैनोमीटर का जो दे रखा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ सकता है, बिकॉज दिस इज़ विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो दैट्स वाई ये फिगर तुम्हें याद होना चाहिए, राइट। कौन सा फिगर, ये वाला और ये है ना। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने तुम्हें यहाँ पे दिया था, देख लो ये क्वेश्चन, देखो CDS 2017 का क्वेश्चन, दैट्स वाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसको याद कर लो। अब नेक्स्ट क्या है, ऑफ अ वेवलेंथ, विजिबल लाइट एमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट अराउंड अस प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। जाहिर सी बात है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करती है फिर हम उसको देख पाते हैं, और वहाँ से हम उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं, सिंपल सी बात है। आर आईज आर सेंसिटिव टू दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ, जो हमारी आईज हैं वो इसी रेंज की वेवलेंथ के लिए क्या है, सेंसिटिव है, इसी को डिटेक्ट करेंगे, बाकी अदर वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और वेवलेंथ कौन सी है, 700 से लेके 400 नैनोमीटर। द डिफरेंट एनिमल्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ। जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए वो सेंसिटिव, उनकी आई सेंसिटिव होती है, मतलब वो उन चीज़ों को देख सकते हैं जो ह्यूमन आई नहीं देख सकती है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखे हैं ना एनिमल्स के, यूपीएससी के इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के एरियाज यूपीएससी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको याद कर लेना कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दे रखा है स्नेक्स के बारे में, कि स्नेक्स कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड वेव्स। अब यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन में डालेगा कि कौन सा एनिमल है जो इंफ्रारेड वेव को डिटेक्ट कर सकता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, visible range of many insects extended well into the ultraviolet, और ये बात भी तुम्हें याद रखनी है, स्नेक का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, अब हमने पढ़ना है अल्ट्रावायलेट रेस, और आई गेस थोड़ा सा और है, बस यहाँ तक अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया एंड तक वीडियो देखिए, तो इस तरह का कमेंट पढ़ के काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने में। अब नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट कवर्स वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम अबाउट दिस डाउन टू दिस। देखो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फिगर्स हो जाएंगे, तो इसको मत याद रखो। अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन इज प्रोड्यूस बाय स्पेशल लैम्प एंड वेरी हॉट बॉडीज। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज प्रोड्यूस बाय स्पेशल लैम्प, कुछ स्पेशल लैम्प्स होते हैं, और वेरी हॉट बॉडीज जो होती हैं वो यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। द सन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूवी लाइट। सिंपल सी बात है, जो सन अपना वेरी हॉट बॉडी है वो यूवी लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। बट फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब इन द ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर क्या करता है, बहुत सारी
बट फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द यूवी रेस को ओजोन लेयर अब्जॉर्ब करेगा इन द एटमॉस्फेयर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट, अब ये तुम्हें ऑल्टीट्यूड याद होना चाहिए कि इसका ओजोन लेयर का, वो कितना होता है 40 से 50 किलोमीटर। यूवी लाइट इज इन लार्ज क्वांटिटीज हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। सिंपल सी बात है, देखो तुम सनस्क्रीन लगाते हो तो सनस्क्रीन लगाने का फंडा क्या होता है कि ताकि जो सन रेज हैं, ठीक है, यूवी रेज हैं, उससे तुम्हारी स्किन बर्न ना हो, ठीक है, स्किन बर्न ना हो। तो इस वजह से ज़्यादा यूवी लाइट क्या है, ह्यूमन के लिए हार्मफुल है। एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ मोर मेलामिन, याद रखना, अगर तुम्हारी स्किन, तुम्हारी बॉडी यूवी रेडिएशन से ज़्यादा एक्सपोज होगी तो तुम्हारा बॉडी ज़्यादा मेलामिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो याद रखना मोर, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो मोर लिखा हुआ है, ठीक है, कम प्रोड्यूस नहीं करेगा, ज़्यादा करेगा। कॉजिंग टैनिंग ऑफ द स्किन, तो इसी वजह से समर्स में क्या होती है, हमारे टैनिंग हो जाती है, क्योंकि हमारा जो स्किन है वो ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करता है। यूवी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी ग्लासेस, ठीक है, ऑर्डिनरी ग्लास से क्या होता है, यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है। अब देखो इस तरह का अगर स्टेटमेंट एग्जाम में यूपीएससी पूछ ले, जस्ट एक सेकेंड, हाँ, यूवी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी ग्लास। अब तुम्हें लगेगा यार ऑर्डिनरी ग्लास कैसे यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि तुम्हें सुन के ऐसा लगेगा कि कुछ स्पेशल ग्लास होना चाहिए यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि एनसीईआरटी में लिखा है कि यूवी रेडिएशन को एक ऑर्डिनरी ग्लास भी क्या कर सकता है, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट है, हेंस वन कैन नॉट गेट टैंड और सनबर्न थ्रू ग्लास विंडो, ठीक है, अगर ग्लास विंडो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी ग्लास लगा रखी है तो आपकी स्किन टैन नहीं होगी। वेल्डर वियर स्पेशल ग्लासेस गॉगल्स, अब जो वेल्डर्स होते हैं ना वो स्पेशल ग्लास यूज करते हैं, ना कि ऑर्डिनरी ग्लास, पहली चीज ये याद रखना, ठीक है। और फेस मास्क विद ग्लास विंडो, और उनका फेस मास्क होता है जिसमें ग्लास विंडो होती है, टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी प्रोड्यूस। तुमने अपने घर के आसपास जहाँ वेल्डिंग का काम होता है यहाँ पे देखा होगा कि वो एक तरह का गेयर यूज़ करते हैं अपने फेस को कवर करने के लिए, और वो अपनी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय वेल्डिंग आर्क। Due to its shorter wavelength, UV radiation can be focused into very narrow beam for high precision applications such as, अब देखो इसका एप्लीकेशन आ गया यूवी रेस का। अब यूवी रेस का एप्लीकेशन क्या है कि सच एज लेजिक, ठीक है, लेजिक सर्जरी होती है जिसको आई सर्जरी बोलते हैं, राइट। तो लेजिक की फुल फॉर्म क्या लिखी है, लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटो ल्यूमियोसिस, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। और तुम्हें लेजिक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, अब सिंपल सी बात है, लेजिक का तुम फुल फॉर्म याद होना चाहिए। यूवी लैम्प्स आर यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर, ठीक है, यूवी लैम्प्स यूज करे जाते हैं ताकि वाटर में जो जर्म्स हैं उसको किल किया जा सके। नेक्स्ट, ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्लेज अ प्रोटेक्टिव रोल, ठीक है, एंड हेंस इट डिप्लीशन बाय CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, सच एज फ्रियोन। अब तुम्हें CFC की जितनी भी गैसेज हैं उसमें एक लिस्ट बनाओ, यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी में मेंशन करो, और यहाँ पे फ्रियोन लिखा है ना, इसके अलावा भी तुम्हें CFC की गैसेज पता होना चाहिए, इज अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अब तुम्हें बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जो यहाँ तक अब वीडियो देख रहे हैं, कि CFC को रिड्यूस करने के लिए, राइट, और ओजोन गैस को, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, राइट, कौन सा प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये तुम्हें बताना है। तो साइंस से कनेक्ट करो इन्वायरमेंट को, क्योंकि चैप्टर समहाउ इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है। अब नेक्स्ट है अबाउट एक्सरे। अब एक्सरे से रिलेटेड देखो क्वेश्चन, एक एक्सरे का ये भी क्वेश्चन है, एक एक्सरे का ये भी क्वेश्चन है। देन उसके बाद देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने तो बताया था, CAPF 2019 में आया है, ये बताओ कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, और इसका सिंपल सी बात है साउंड वेव, राइट। अब देखो अबाउट एक्सरे, फटाफट वीडियो को कंप्लीट करते हैं। बियॉन्ड यूवी रीजन, जब तुम यूवी रीजन के बाद देखोगे तो तुम्हें वहाँ पे एक्सरे मिलेगा, यूवी रीजन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइव एक्सरे रीजन, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें एक्सरे रीजन मिलता है। वी आर फेमिलियर विद एक्सरे बिकॉज ऑफ इट्स मेडिकल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक्सरे से हम काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं क्योंकि इसका मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूजेज है इसका, है ना, एप्लीकेशन ज़्यादा है। इट कवर्स वेवलेंथ फ्रॉम अबाउट 10⁻⁻9 मीटर, जिसको बोलते हैं 10⁻9 नैनोमीटर, डाउन टू कितना 10⁻⁻4 नैनोमीटर, ठीक है। देखो एक्सरे का तुम्हें पूछ रखा है, मैंने तुम्हें वीडियो में दिखाया था कि इसका वेवलेंथ यूपीएससी पूछ चुकी है, तो तुम्हें एक्सरे का वेवलेंथ याद होना चाहिए। वन कॉमन वे टू जनरेट एक्सरे, अब सबसे ज़्यादा कॉमन वे क्या है, वन कॉमन वे टू जनरेट एक्सरे क्या है, इज टू बॉम्बार्ड अ मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो एक मेटल को बॉम्बार्ड करो
किससे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से तुम वहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस कर दोगे। तो एक्सरे आर यूज एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, है ना, ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी एक्सरे यूज़ करा जाता है, बिकॉज एक्सरे डैमेज और डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यू। क्यों? क्योंकि एक्सरे क्या करता है, डैमेज करता है और डिस्ट्रॉय करता है लिविंग टिश्यू को, और कैंसर को इसी तरह से ट्रीट करा जाता है कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं उसको आप डिस्ट्रॉय करते हो। केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड अननेसेसरी और ओवर एक्सपोजर, ये सिंपल सी बात है। तो एक्सरे का बहुत छोटा सा है, बट एट द सेम टाइम एक्सरे बेस यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। लास्ट हमारा बनता है गामा रे, राइट। तो गामा रे के बारे में पढ़ो। दे लाई इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड हैव वेवलेंथ ऑफ अबाउट, इसकी भी वेवलेंथ याद मत रखो क्योंकि बहुत ज़्यादा फिगर हो जाएंगे, इतना ज़्यादा याद नहीं हो पाती चीज़ें। और याद रखनी है तो विजिबल लाइट की याद रखो या फिर एक्सरे की याद रखो, ये दोनों तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, दिस हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शन। अब गामा रे तुम्हें कहाँ मिलेंगी, तो गामा रेज मिलेंगी, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है ये, और ये प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में, जहाँ भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पे गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो एमिट बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, कोई अगर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो जब अगर कोई इस पर्सन से एक्सपोजर होगा तो उसको गामा रेज उसकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। दे आर यूज इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, ठीक है। तो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए गामा रेज को यूज़ करा जाता है। सो यहाँ तक हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक मैंने क्लास 12 से कवर करके तुम्हारे सामने दिखाया है, और किस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं और PYQs एट द सेम टाइम किस किस तरह से बने हैं मैंने वो भी तुम्हें बताया है, राइट। तो वीडियो अगर तुम्हें कैसी लगी हो तो तुम मुझे बताना। और लास्टली ये यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, और ये सिर्फ रटने की टेबल है, तो तुम इसको अपने एंड से रटो। अब इसमें तुम्हें क्या रटना है, तुम्हें रटना है कि रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रा, लाइट, UV, एक्सरे और गामा किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं और उनको किस तरह से डिटेक्ट करा जाता है, ये तुम याद कर लो, बिकॉज क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, राइट। सो इसके अब यहाँ पे जितने भी PYQs हैं वीडियो पॉज कर करके तुम देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ऑप्शन बताओ, दिस इज CGS 2024 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तुम्हें बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग वेवलेंथ। तुम्हें वेवलेंथ का यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर बताना है, ठीक है, छोटे से बड़ा। तो तुम इसका ऑप्शन देखो A B C D, और इसका ऑप्शन तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और लास्ट तक अगर वीडियो देखी हो तो तुम कमेंट में ज़रूर लिखना कि भैया लास्ट तक वीडियो देखी, और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे बताना, बिकॉज तुम्हारे फीडबैक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि मैं उन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूँ। और लास्टली दिस इज़ द प्रथम अस्त्र, और इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो तो तुम मुझे इस नंबर 8860288368 पर मुझे मैसेज कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राइट।